वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले मियां सनाउल्लाह साहब फरमा रहे थे कि कुछ और जो ममालिक हैं या पार्स हैं वो भी अब कोशिश कर रही हैं कि वो इस सारे अमल का हिस्सा बने। मैं चाहूँगा साजिद हबीब साहब ये बताइए कि आपको लगता है कि पाकिस्तान के अलावा कोई मुल्क ऐसा, अब अगरचे मियां साहब ने भी यही कहा है कि पाकिस्तान ने बहुत काम किया है, बहुत एफर्ट की है और पाकिस्तान वैसे भी फैसिलिटेटर के तौर पे काम कर रहा है, कोई एज सच उस तरह का वो उस लेवल की मीडिएशन नहीं है जिसमें कोई चीज़ों का वो खुद बोझ उठाए। कोई और मुल्क ऐसा है जो ईरान को और अमेरिका को इस हद तक, क्योंकि ये एक लंबा किस्सा है कई दहाइयों का जो उनके दरमियान दुश्मनी है, उसको जो है वो मेज़ पे, जो मुज़ाकरात की मेज़ पे दोबारा बिठा सके? आखिर में बिल्कुल जो कंक्लूजन दिया वो बिल्कुल मैं उससे पूरी तरह एग्री करता हूँ। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आप सिर्फ ये देखिए कि पाकिस्तान जो 2 साल पहले तक जिसको दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वाला और ये वो सब कुछ कहा जा रहा था, ये मई के बाद क्या हुआ कि एक ऐसी द लोन सुपर पावर अभी तक जिसको हम कह सकते हैं, जो तीसरी आलमी जंग शुरू करने वाली थी, सारा कुछ करने वाला था, ना हमारे पास कोई इतनी मिलिट्री पावर के उसको हम कोर्स कर सके, ना हमारे पास पैसे की बात तो करें ही ना कि इकोनॉमिकली के किसी के ऊपर अमेरिका को पाबंदियां लगाने का, टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे के मना सके। आई थिंक ये हमारी डिप्लोमेसी थी जिसमें मैं बिल्कुल एग्री करूंगा। मेरा भी अपना भी एक्सपीरियंस है, ऑल्दो आई वाज अ मिलिट्री डिप्लोमेट, के हमारे जो फॉरेन ऑफिस में हर जगह पे कैपेबल लोग भी पाए जाते हैं। जी जी तो ये सिर्फ फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर का विजन नहीं होता, पूरी एक टीम होती है। जी। जिस तरह से इन्होंने काम किया है आउटस्टैंडिंग है। अब देखिए इस इशू के ऊपर इस रीजन में इससे पहले कतर ये काम कर रहा था, दोहा में जी मुज़ाकरात हो रहे थे, अफगानियों का भी हुआ तो दोहा में मुज़ाकरात हो रहे थे जब अमेरिका ने वहां से निकलना था। जी तो अब आज भी अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो, इसके कतर के जो फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन है, जी उन्होंने कहा कि ये इस वक्त पाकिस्तान अच्छा काम कर रहा है और ना हम इसमें आना चाहते हैं, ना हमारी कोई ख्वाहिश है। यही तरीका है जिसको हम चाहते हैं कि आगे भी फॉलो किया जाए। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी एक्नॉलेजमेंट की इनकी तरफ से, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ ईरान अमेरिका के दरमियान कराने के अलावा पाकिस्तान ने जो रीजनल मुल्कों को भी आपस में जिस तरह से पैसिफाई किया है, ये बहुत बड़ी बात है कि हमने ईरान का कनेक्शन कतर के साथ भी करवा दिया। ये वही कतर जिसको मैं तो जाती तौर पे जंग से पहले समझता था कि सबसे बड़ा इजराइल की ताल्लुकात इसके साथ हैं और ये सबसे ज्यादा जो है ईरान को रिएक्ट के खिलाफ करेगा। हाँ जी लेकिन आप देखिए कि ड्यूरिंग द वॉर इसी कतर के फॉरेन ऑफिस ने आके ओपनली स्टेटमेंट दी, जब ट्रंप ने कहा कि विल वाइप आउट ईरान फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ, तो उसने आके कहा कि नो पावर कैन वाइप आउट एनी कंट्री फ्रॉम फेस ऑफ द अर्थ, वी आर गोइंग टू को एग्जिस्ट विद ईरान। हाँ, अब जो एक्सेस है, अगर कुछ होता है तो इस रीजन में जो मैं समझता हूँ कि अगर जिस तरह ईरान उस तरह से सऊदी अरब और कतर के खिलाफ नहीं करेगा, पहला टारगेट उसका होगा इसराइल, दूसरा उसका होगा यूएई और तीसरा फिर उसकी रेंज में अगर कोई समंदर के अंदर उनके टारगेट्स आ गए। जहां तक मिलिटरीली की बात कर रहे हैं कि मैं अपने मोहतरम मियां साहब से थोड़ी सी गुजारिश करूंगा, कुछ ये बड़ी ताकतों का जहां पे बैठे होते हैं ये फौरन नहीं जाते, लेकिन एक कुछ इंडिकेशन आ रही होती है कि अगले 5, 6, 10, 12 साल में इनका आहिस्ता आहिस्ता इनकलाब हो जाएगा। अभी आज अगर आपको खबर मिली हो कि हमारे जो कुवैत के साथ हमारे जो मिलिट्री डायरेक्टर हैं उनकी वहाँ पे वो गए, मुलाकात हुई है और प्रोबेबली कोई गुफ्तगू उनकी भी हो रही है पाकिस्तान के साथ मिलिट्री ताउन बढ़ाने की। तो ये चीज़ें हैं जो कुछ मूव ऑन कर रही हैं। जहाँ तक बात है कि जो वो रीजनल एक मैं रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का इस वक्त बहुत शोर है, जी आप तो उससे जी होंगे, क्योंकि अगरचे के मियां साहब ये कह रहे हैं कि ये इस तरह का मामला है, लेकिन कम से कम सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के हद तक, कम से कम ये रीजनल सिक्योरिटी के फ्रेमवर्क है, काफ़ी काम भी हो रहा है और वो तकरीबन प्रोसेस में आ चुका हुआ है, वो मतलब इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रही हैं चीज़ें। बिल्कुल। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा कि बीच में कोशिश की, अगर आप ब्रिक्स की मीटिंग को याद करें, कि भारत ने कोशिश की कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ इराक़ी साहब को बिठा दिया, लेकिन जो ईरान ने वहां पे भी कहा कि ब्रिक्स जो है ये कंडेम करे ईरान के ऊपर हमले को, इसके ऊपर भारत भी खामोश इख्तलाफात रहा। हुए। और उसको आप देखिए कि सिर्फ एक बस मीटिंग हुई और वो वापस आ गए। अदरवाइज मुझे लग रहा था जैसे इसके बाद भारत थोड़ा सा स्टेप इन करने की कोशिश करेगा कि हम भी इस साइड पे आए, लेकिन भारत ने रशिया और यूक्रेन में के मामले में करवा के देख लिया उसको, बिल्कुल नज़दीक भी कुछ ऐसी उनकी डिप्लोमेसी नहीं चली थी जिसकी माशाल्लाह पाकिस्तान के जो पूरा डिप्लोमेटिक कोर है, जो हमारी टीम है, इन्होंने परफॉर्म किया। तो आई थिंक पाकिस्तान ही ऑप्शन रहेगी, बिकॉज आपने जैसे वी साहब ने कहा कि ट्रंप
उन्होंने जहाज से चढ़ते हुए, जहाज से उतरते हुए हर जगह उसने पाकिस्तान का जिक्र किया और तारीफ की है। आई थिंक दोनों साइड का खास तौर पे ईरान का ट्रस्ट है पाकिस्तान के ऊपर। वो कभी भी इन हालात में, जैसे कि मोसाद का रॉ का नेक्सस जो शुरू में इनको पता चला है, उसके बाद से आई डोंट थिंक कि वो इस लेवल की बात के ऊपर वो ईरान को ट्रस्ट कर, इंडिया को ट्रस्ट कर रहे। अमजद साहब, ये जो मामला है वो ब्रिक्स में भी इख्तलाफात हुए, जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं आ सका, चेयरमैन स्टेटमेंट आया, जो वो आता है वो जिस तरह से मामला होता है। लेकिन ये जो अब बात की गई है कि ईरान के अंदर जो रियलाइजेशन है अबाउट इंडिया, तो वो तो एक ऑप्शन फिलहाल नहीं हो सकती, और बाकी मेरा ख्याल कोई इस शायद दौड़ में ना आए एज सच। जो कतर की बात है या दीगर खलीजी ममालिक, वैसे भी पार्टी है, तो अल्टीमेटली चॉइस अभी इस वक्त बहरहाल पाकिस्तान ही है। बट द पॉइंट इज कि इस वक्त जो सिचुएशन है, ये जो पॉइंट एक मियां साहब ने कहा था वो बड़ा बारीक लेकिन बड़ा अहम पॉइंट था कि आपके वजीर दाखिला वहां गए, वहां पर दौरे पर थे, जब उसके बाद जो बात आई ट्रंप साहब की तरफ से, वो उन्होंने 3 ममालिक का नाम लिया, पाकिस्तान का नाम उसमें, हालांकि पहले, इससे पहले जब भी कोई बात हुई उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया, उन्होंने फील्ड मार्शल साहब का नाम लिया, उन्होंने वजीर आज़म साहब का नाम लिया, वो उसको बिल्कुल जिसे कहते हैं ना फुल प्रेज करके और फुल हाईएस्ट पेडिस्टल पर रख के बात करते थे। तो ये कोई तब्दीली है या सिर्फ ये वक्ती तौर पर ऐसा है, अल्टीमेटली फिर मामला वहीं आना है, यानी मामला फिर पाकिस्तान और इस्लामाबाद की हद तक ही रहेगा? अच्छा, मैं पहले तो ये चूंकि ब्रिक्स के हवाले से, चूंकि इंडिया का तो ये खबरें आ रही थी कि वो शायद ब्रिक्स को वैसे ही छोड़ रहा है, पहले इससे पहले इसी तरह की वो अभी तो जो मीटिंग हुई है उससे कुछ भी आउटपुट नहीं आ सकी, और उससे यही एनालिसिस हो रहा है कि शायद ये चाहते हैं कि जी कि ब्रिक्स का, क्योंकि वो जाना चाहता है जिधर, वो आपको भी पता है, और वो इनसे, चाइना से, रशिया से वो हटना चाहता है थोड़ा सा। तो ये इस वजह से ये दूसरी बात, वहाँ पे इराक़ची साहब के हवाले से मियाँ साहब ने बात की। इराक़ची साहब ने जब जो चाबहार के हवाले से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि आप करना चाहते हैं तो करें, लेकिन उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की जो सफारतकारी के हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बड़ा बेहतरीन काम करो, उनकी सफारतकारी नाकाम नहीं हुई, बल्कि उन्होंने साथ ये भी कहा कि जो इंडिया है उसने ईरान के साथ अपने मुस्तकबिल के ताल्लुकात का फैसला खुद करना है। ये देखिए ना, ये एक कॉनोटेशन इसका इस तरह से है, इस तरह से है, ठीक है ना, कि आप खुद करें इसमें कि कैसे ईरान के साथ चलना है। रह गई बात ये जो अभी अब बात करें, कुछ दिनों से कुछ इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कुछ इस तरह की प्रोपेगेट कर रहे इसको, या कुछ और तरह के कह के पाकिस्तान के ऊपर कुछ सवालात इस तरह के शायद उस तरह से उठाए जा रहे थे कि जी कि ये कोई ईरान की फैसिलिटेशन हम कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो सफारतकारी है कि उसमें जी अमरीकी हमले से बचाना, तो आपने देखा ना कि इस्राएली प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया, एक मखसूस हाउस से आया, उसका इंडिया से कनेक्शन था, वो जो जिस जगह से इंटरव्यू आया, सारा कुछ ये फिर उन्होंने सेनेट में उनके मखसूस तरह के वो लॉबी है जिसने वो सवालात उठाने शुरू किए ताकि एक प्रोपेगेंडा कैंपेन प्रॉपर, ये पूरी एक कैंपेन थी, ये चलाई गई, ठीक है ना। अब इस बयान को, ट्रंप के इस बयान को जो आज उन्होंने दिया है रात को, उन्होंने कहा कि जी कि ये सऊदी अरब, कतर और यूएई के कहने पे आज का जो कल जो अटैक करना था वो हमने पोस्टपोन कर दिया। ये तो मैं तो ये कहूँगा कि ये उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर से ये जो लोड जो पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लोग डालने की कोशिश कर रहे थे, उसको उधर शिफ्ट किया है। अच्छा, कि ये जनाब हमने इनके कहने के ऊपर इस बार हमने अटैक वो अपना पोस्टपोन किया है। ये पाकिस्तान तो अपना काम, वो कल भी वो वहाँ पे मौजूद थे वज़ीर दाखिला, आपको पता है, वो तो सफारतकारी कर रहे हैं, और दोनों तरफ से एक ही बात आ रही है, ट्रंप की बात आज जो है और ईरानी वजारत खारजा के तर्जमान की बात, उन्होंने दोनों ने एक ही बात की कि पाकिस्तान की सफारतकारी में मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे क्या बढ़ रहे हैं? फिर इसका मतलब पाकिस्तान दरमियान में मौजूद है ना, पाकिस्तान सफारतकारी कर रहा है, तो कोई रास्ता और चैनल भी नहीं है। बयान से मुझे तो यूं लगता है कि ट्रंप, जिनको हम कहते हैं ठीक है वो कर देते हैं जो भी उनका ज़हन में आता है, लेकिन इससे पाकिस्तान के ऊपर से बोझ उन्होंने कम करने की कोशिश की है। इससे मेरा तो ख्याल ये, मतलब टारगेट अगर पाकिस्तान है तो उनका है कि कहीं और भी और टारगेट्स भी रख दिए जाए ताकि जरा हट जाए। हम सब की बात मान रहे हैं इस इलाके में, इस रीजन में कतर के, चूंकि अभी जैसे हमने पहले शुरू में बात भी की थी कि उनको खतरा है, यूएई को खतरा है, बाकी जो कुवैत को खतरा है, बाकी मुल्कों को खतरा है कि अगर कोई हमला होता है फर्ज करें, यकीनन ये तो ऑब्वियस बात है, रेंज में आते हैं। अब तो वो थोड़ा सा आगे भी बढ़ चुके हैं। अभी ईरानी जो है वो ये भी कह रहे हैं कि वो केबल काट सकते हैं, फिर और ऑप्शंस भी वो अपने सामने उन्होंने रख लिए हैं। कल उन्होंने उनका जो पावर प्लांट है यूएई का, उसके ऊपर हमला होता है, वो कहां से होता है कहीं नहीं, उसके ऊपर अलग से सवाल आता है, लेकिन हुआ, वहां पे आग भड़की, स्पॉयलर्स मौजूद है। जी बिल्कुल, हर चीज मौजूद है।
और ये सारा कुछ अगर आप उनको जोड़ें तो फिर मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान बड़ा माशाल्लाह से हम ये कहना चाहिए कि हमें कि पाकिस्तान की सफारतकारी का जो अंदाज़ है और पाकिस्तान बड़ी मजबूत फुटिंग पे आगे जा रहा है। मियां साहब, ये जो मामला है, अब मुझे ये मैं समझ नहीं पा रहा कि जो मुज़ाकरात हैं, ठीक है, वो स्टेल हैं, सुस्त हैं, हो तो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बैकडोर तो चल रहा है, वो आप समझते हैं, आपका चूंकि ये काम रहा है। जब बैकडोर पे ये चल रहे होते हैं, बयानात से नुकसान भी एक अलग डिबेट है। आपको क्या लगता है कि किन इश्यूज पे इस वक्त बात हो रही है और कौन से इश्यूज हैं जिनमें कोई थोड़ी डेवलपमेंट हो सकती है, और कौन से इश्यूज ऐसे होंगे जो आइंदा टाइम के लिए या पेंडिंग किए जाएंगे? जिस तरह एक ईरान की प्रपोजल है कि ईरान न्यूक्लियर बाद में बात की जाए, बाकी मामलात हमसे तय कर लिए जाएं, और अमेरिका अगरचे ये चाहता है कि पहले न्यूक्लियर की बात हमें को गारंटी को वारंटी मिले, हम कोई चीज़ दिखाने जोगे हो अपनी आवाम को। आपको क्या लगता है कि मुज़ाकरात एक्चुअली किन किन एरियाज़ में हो रहे हैं और कहाँ पे मामलात बेहतर हो सकते हैं और कहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आपस में कॉन्फ्लिक्टेड रहेंगी? सबसे पहले तो जिस तरह आपने शुरू किया अपने सवालात हैं कि सीक्वेंस किया, उसी से लेते हैं कि डिप्लोमेसी जो है बहुत स्लो प्रोसेस होती है। ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है कि जिसमें बैठे और साथ ही एक डिक्लेरेशन इशू हो गया और फिर वो डिक्लेरेशन उसके जैसे उसके अल्फाज हैं उसी के मुताबिक अमल होना शुरू हो गया। और स्पेशली जब ना हालात इस किस्म के हैं जो ईरान और अमेरिका के दरमियान 47 ईयर्स से चले आ रहे हैं, और उस पर तमाशा ये हो तो जो ट्रंप साहब चाहते हैं कि अनलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अगेंस्ट ऑल इंटरनेशनल नॉर्म्स, वो चीज़ें चाह रहे हैं ईरान से। ईरान कमज़ोर होगा, ईरान छोटा मुल्क होगा, लेकिन इतना भी छोटा नहीं है और एक सिविलाइजेशनल मुल्क है, उसके प्राउड नेशन है, उसकी अपनी अचीवमेंट्स हैं खित्ते में। वो जब इराक और लीबिया और ये वो तमाशे जो सीरिया के हुए थे, उसमें वो बहुत अमर्ज करके बड़ा स्ट्रॉन्ग है ना, अपनी प्रॉक्सीज के साथ स्ट्रॉन्ग है ना फोर्स के तौर पे उभरा था। अब उसने अपनी ब्रेवरी से, अपने स्टांस से और साबित कर दिया कि उसका डिप्लोमेटिक और मिलिट्री पोस्चर ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। वो कमज़ोर ज़रूर हुआ है, लेकिन पोस्चरिंग की हम बात कर रहे हैं, पावर के तौर पे वो उभरा है कि ये उसके में दमखम है, वो खड़ा रहना जानता है और रहने के लिए तैयार है। अब आप आ जाएं कि कौन से ना एलिमेंट्स पे वो कुछ फैसले हो सकते हैं, कुछ लचक दिखाई जा सकती है या गुफ्तगू हो रही होगी, वो तो ये आपके सामने अब आ गई हैं बातें जो प्रेस में चल रही हैं। 5 डिमांड उनके हैं, 10 उनके हैं। यही वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर कहीं ना कहीं लचक दिखानी पड़ेगी, तब बात बनेगी। सफारतकारी अपनी जगह पे डेट नहीं है। दोनों ममालिक इस बात का इयादा कर चुके हैं और बार बार कह चुके हैं। मेरा एक्चुअली मकसद ये था, आपका तजर्बा क्या कहता है कि कौन कौन से इश्यूज के ऊपर लचक अमेरिका की तरफ से आ सकती है और कौन से इश्यूज है जहां ईरान थोड़ा सा लचक पैदा कर सकता है, क्योंकि ये होगा तो मुआहदे की तरफ मामला जाएगा। मैं ईरान का जो डिमांड है ना अपना डी फ्रीजिंग का, वो कर सकते हैं, सैंक्शन रिमूव कर सकते हैं। ये इजी टारगेट है उसका अमेरिका के लिए, और इस पे मेरा नहीं ख्याल कि बड़ी कदोगन होगी अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ। अब आ जाते हैं कि ये हुर्मस ना जो स्टेट ऑफ हुर्मस है, इसमें जो वो अपना लाइमा अमल जो ला रहे हैं मैनेजमेंट है ना सिस्टम, वो मेरा ख्याल है उसमें डिले करना पड़ेगा उन्हें और उस पर थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ अमेरिका का मसला नहीं है, ये हमारा भी मसला है, ये खत्ते के दूसरे कंट्रीज का भी मसला है, और ये छोटे कंट्रीज के ये एक ही आपनाएं नहीं है, और भी इस तरह की बहुत सारी हैं जिसपे वो सारा फिर वही सिस्टम होगा। अब आ जाते हैं कि ईरान क्या कर सकता है, ईरान को क्या ये लचक दे सकते हैं या वो उसको क्या करना चाहिए। वो उसको किसी न हर सूरत में ये न्यूक्लियर फाइल को वापस लाना होगा। वो इसके बेसिस पे वो बाई नहीं कर सकता, टाइम देर नहीं कर सकता, क्योंकि वो अनएक्सेप्टेबल होगा तो अमेरिका, अमेरिकन प्रेसिडेंट
वो तो उसके ऊपर एक तरह की स्लैप ऑन हिज फेस होगी, क्योंकि ना वो रियासत है ना चेंज कर सका, उसने लीडरशिप को मार दिया, बहुत तबाही ला दी। लेकिन उसके आगे क्या हुआ, वो जो है जो आपने एयर वाइस मार्शल साहब ने जो जिक्र किया, वो कुर्द का भी मसला है ना, उधर से भी वो बल्कि वेपन लेके गायब हो गए। अब वो गिला कर रहे हैं कि जी हमारे वेपन लेके चाहे भाग गए, उधर से भी लैंड की नहीं हो सकी। फिर पाकिस्तान की तरफ से वो शायद चाहता था कि हम है ना एक सुन्नी जो एरिया है उनका सिस्तान और बलूचिस्तान, इसके जरिए से हम जाएं, उसकी तरफ से भी बिग नो, क्योंकि हम तो इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, हम तो न्यूट्रल हैं, हम मेडिएशन पूरे खलूस के साथ कर रहे हैं। तो बाकी तो वो वहाँ की लोकल को अवाम को, जो कि मैं वहाँ 3.5 साल रहा हूँ ईरान में भी, मैं जानता हूँ कि वहाँ है बहुत देर से एक ना सेक्शन है, कितना बड़ा वो सेक्शन है जो अंगेज द गवर्नमेंट है, और बड़ा वोकल भी है, बहुत स्ट्रांग भी है। और फिर अमेरिका कुछ 47 साल से बहुत ज्यादा पैसे लगा रहा है वहाँ इस ग्रुप को प्रमोट करने के लिए। ये कोई नई बात नहीं है, कोई छुपी हुई बात नहीं है, आपको हर जगह डिक्लासिफाइड मटेरियल मिल जाएगा जिसमें वो खुल के ये बात करते रहे। वो भी नाकाम हो गया। तो ये सिर्फ लचक ना वो ईरान थोड़ी दिखाएगा, लेकिन उसको ये जब तक न्यूक्लियर में नहीं दिखाएगा, मेरा नहीं ख्याल कि मामला आगे बढ़ सके। ठीक, आपका पॉइंट आ गया मियां साहब। मेरे पास टाइम बड़ा शॉर्ट है, मैं एवीएम साहब मैं आपसे भी चाहूंगा, माजरत मैं चाहता हूं मियां साहब, मेरे पास टाइम बड़ा शॉर्ट है, एक मिनट में मैं चाहूंगा अमजद साहब और आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या मिलिट्री ऑप्शन अमेरिका के पास हो सकती, फर्ज कीजिए सफारती ऑप्शन कोई नहीं है, क्या बीइंग अ माइट, मिलिट्री माइट, क्या वो ईरान को घुटनों के बल ले जा सकता है, जिसे जहां पर ले जाकर वो अपने वो अहदाफ हासिल कर ले जो वो करने आया था इस रीजन के अंदर, या जिसकी वजह से वो हमलावर हुआ था? मैं मिलिटरीली सिर्फ ये कहूंगा कि देखिए इस वक्त जो जितना इनके वेपन डिप्लीट हुए हैं, अमेरिका के अंदर बातें हुई हैं, उनके एक्स जनरल्स ने कहा है कि अगर इस वक्त उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट चीन के साथ होता है तो ये बिल्कुल तैयार नहीं है कन्वेंशनल रेंज के अंदर के उसका मुकाबला कर सकें। एक छोटी सी एग्जाम्पल है कि जो इनका गोल्डन डोम इन्होंने बनाना था, $158 बिलियन मांगने थे, नौ $1.3 ट्रिलियन मांग रहे हैं उसके लिए, बिकॉज सारे लॉसेस कवर करने। तो आई डोंट थिंक मिलिटरीली ये ऑप्शन है। ये फ्रस्ट्रेशन है ट्रंप की, आप देखिए उसको अंदर भी कुछ नहीं मिला। उसने कल जिस तरह वॉल स्ट्रीट जर्नल को, CNN को और डेमोक्रेट्स को जिस तरह उसने बैशिंग की है, ये उसकी फ्रस्ट्रेशन है जो वो बात करता है मिलिटरीली करने की। आई डोंट थिंक इस वक्त के हालात में वो मिलिटरीली कुछ करेगा, बिकॉज पहले ही कन्वेंशनल रेंज में वो बहुत नीचे जा चुके हैं। ठीक है, अब जैसा शॉर्ट मियां साहब समझते हैं कि ये लंबा जाएगी ये जंग, अभी कोई हल निकलेगा अनटिल अनलेस को लचक दिखाए। एवीएन समझते हैं कि कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, मिलिट्री नहीं है, सफारती नहीं है, तो फिर क्या मामला बनेगा? तो फिर वो मुज़ाकरात ही बाकी रह जाते हैं। इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है, आग लगी थी बुझा दी गई है, अब वो कूलिंग का अमल जारी है, अंदर से सफाई होगी, फिर उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस होगी सारी वहाँ पे, फिर उसके बाद उस बिल्डिंग में लोग जा सकेंगे। अभी कुछ थोड़ा सा टाइम तो लग जाएगा इस सारे अमल में, आप बात तो समझ गए होंगे शॉर्ट टाइम में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साजिद हबीब साहब, मियां सनाउल्लाह साहब और अमजद इकबाल साहब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जो बात मेरी समझ में आ रही है वो यही है कि अभी कुछ वक्त लगेगा, इस सफारतकारी को मौका दिया रखना चाहिए, इसको इसके ज़रिए ही आगे बढ़ना चाहिए, और कोई रास्ता है भी नहीं और किसी और रास्ते की तरफ जाने की ज़रूरत और होनी भी नहीं चाहिए। उससे नुकसानात मज़ीद बढ़ जाएंगे और प्रॉब्लम दुनिया के लिए मज़ीद बढ़ेगा। बेहतर रास्ता सिर्फ मुज़ाकरात का है, उसी पर चलना चाहिए और उसी के ज़रिए मामलात हल करने चाहिए। आज तक के लिए इतना ही, कल नए मौज़ूआत के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के मान।